अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 के क्विक ओवरव्यू के साथ हाज़िर हूँ। और इस चैप्टर का मैं ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि असाइनमेंट्स और न्यूमेरिकल्स पे जाने के से पहले आपके पास फार्मूलाज़ का एक बहुत बड़ा ख़जाना है। इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा भरमार है इसके अंदर, तो वो जब तक आपको समझ नहीं आएंगे आप असाइनमेंट्स और न्यूमेरिकल को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले इसी डायग्राम को देखें। इस टायर के अंदर एक ये लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, जिसको ट्रांसलेशन भी कहते हैं। लीनियर मोशन है, सीधाई के रुख में गाड़ी जा रही है। जबकि इसी टायर को देखें तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, यानी ये सर्कल के अंदर भी इसकी कोई वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में जिसमें ये रोटेट कर रहा है। तो नॉर्मल वेलोसिटी को v शो किया जाता है और एंगुलर वेलोसिटी को डबल v यानी कि ओमेगा शो करते हैं। और इन दोनों का रिलेशन क्या है ये आगे जाके हम लोग समझते हैं। इस बच्ची को देखें जो कि यूँ गोल गोल घूम रही है। इसके अंदर एल को कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम। हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम क्या पढ़ा हुआ है, P इक्वल टू एम वी, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। जबकि एल एंगुलर मोमेंटम होता है, जब भी कोई चीज़ घूम रही हो तो उसका मोमेंटम एल से डिनोट किया जाता है। तो एल इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, यानी उसमें क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, इसमें आई इंटू ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि इसके हाथ कितने स्प्रेड आउट हुए हैं, ठीक है। तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, आई लार्ज है, तो इसकी ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, ये कम रफ्तार से यूँ गोल गोल घूम रही होगी। जबकि जब ये अपने हाथों को यूँ करीब कर लेती है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी लार्ज हो जाती है, जबकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल इसका एल सेम रहता है, आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा यहाँ पे भी सेम है, आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा यहाँ पे भी सेम है। अब आपको ये फार्मूला एक दफ़ा दोबारा लिख दिया, एल इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बच्चे को देखें, ये जंप करता है तो अपने हाथों को और पैरों को समेट लेता है, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर रहा है। ओवरऑल मोमेंटम तो सेम रहना है, लिहाजा जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये कम करता है तो अपनी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा रहा होता है। इसलिए जिमनास्ट अगर कोई सीधा सीधा ही जंप मारेगा तो कम स्पीड से आगे जाएगा, जबकि अपनी बॉडी को करीब खींच लेगा तो ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी से आगे जाएगा। ये देखें, इस डायग्राम को देखें, इसके अंदर ये बच्चा जो जंप कर रहा है पहले स्ट्रेट है, फिर अपनी बॉडी को करीब खींच लेता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी इस चैप्टर में हमने पढ़नी है कि जब एजेस के ऊपर गाड़ी टर्न करती है तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। इसी तरह एक ऑर्बिट के अंदर कोई सैटेलाइट रोटेट कर रही होती है अराउंड अ प्लैनेट, तो उस पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लग रही होती हैं। एक बंदा इस तरह बॉल को जो ओलंपिक्स के अंदर रोटेट कर रहा होता है तो उसके अंदर भी सेंट्रीपिटल फोर्सेस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लग रही होती हैं। ये गाड़ी जो है ये अपने टर्न के ऊपर जो बेंड होता है कितनी स्पीड से वहाँ से टर्न कर सकती है, इसके लिए भी बाकायदा फार्मूले यूज़ हुए हैं। और ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्यों, ताकि असाइनमेंट से पहले और न्यूमेरिकल से पहले आपको सारे फार्मूला समझ आ जाएं। फार्मूलाज ऑफ लीनियर मोशन वर्सेस एंगुलर मोशन, यहाँ से इस चैप्टर का मीट है, मेन ब्रेन है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का आपने नाम सुन रखा है, अब हम लोग देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या थी वो रिवाइज़ कर लेते हैं कि गाड़ी यहाँ से ट्रैवल करती है, ये डिस्टेंस कवर करती है फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में देखा जाए तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो सकता है उसने टोटल तो डिस्टेंस कवर किया था 10 किलोमीटर, लेकिन ये हो सकता है 3 या 4 किलोमीटर हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर एंगल कितना डिस्प्लेस हुआ। ये डायग्राम आपने पिछले साल मैथ्स में भी देखी थी कि ये डिस्टेंस जो होता है ये तो मीटर्स में या इंचेस में या सेंटीमीटर में होता है जो सरकमफ्रेंस पे होता है, लेकिन इसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि एंगल कितना डिस्प्लेस हुआ, और ये होता है रेडियस। इस केस में आप लोगों ने एस वी टी ये 3 टर्म्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं। एस इज़ इक्वल टू वी टी, आपको बहुत ही फेमिलियर है ये फार्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये डिस्टेंस कह लें या डिस्प्लेसमेंट कह लें, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की ही हम लोग पहले स्टडी करते रहे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये भी पिछले साल आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है जो एंगल के अंदर कवर हो रहा है ये तो डिस्टेंस है एस, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता था रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने मेजर करनी है तो वो क्या होगी, एस डिवाइडेड बाय आर। थीटा क्या है,
इन रेडियंस, ये आपने याद रखिए, रेडियंस में भी हो सकता है, डिग्रीज में से भी हो सकता है, ठीक है, या कंप्लीट टर्न्स में भी हो सकता है। अब आ जाते हैं लीनियर वेलोसिटी की तरफ और एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। लीनियर वेलोसिटी आपने किस तरह मेजर करनी है, इसी की मदद से, एस इज इक्वल टू वी टी था तो वी निकालना है तो एस डिवाइडेड बाय टी कर देंगे। और एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ओमेगा, यानी वी सिंगल है, ओमेगा के अंदर एक तरह से याद करने के लिए दो वी हैं, दो वी छुपे हुए हैं, ठीक है, इसको हमने ओमेगा कह दिया एंगुलर वेलोसिटी। और ये लीनियर वेलोसिटी थी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि डिग्री होता है, थीटा होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। रिलेशन क्या है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी है, ठीक है, और v इज इक्वल टू आर थीटा। आर थीटा कहाँ से आया है, s इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ठीक है, तो आर थीटा आ गया, आर को अलहदा लिख लें, थीटा डिवाइडेड बाई टी अलहदा लिख लिया, और थीटा डिवाइडेड बाई टी क्या है, ओमेगा, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये आपका एक इन दोनों का रिलेशन है कि अगर आपको ओमेगा गिवन हो और आर गिवन हो, यानी एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो और रेडियस गिवन हो, तो आप लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसको इस डायग्राम से भी समझें कि ये एक पत्थर है मिसाल के तौर पे जो पूरा सर्कल में यूँ घूम रहा है, तो हर मौके पे इसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी भी होती है जो कि सर्कल में टर्न कर रही होती है, और उसको और रेडियस को मल्टीप्लाई कर दें तो उस पॉइंट के ऊपर जो लीनियर वेलोसिटी होती है कि अगर उस टाइम पे पत्थर को छोड़ दिया जाए तो एक ख़ास डायरेक्शन में सीधा टेंजेंट जाएगा, यानी इस रेडियस के 90 डिग्री के ऊपर यूँ टेंजेंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। v इज़ इक्वल टू आर डब्ल्यू। अब आ जाते हैं लीनियर एक्सेलरेशन हमने पढ़ रखी है और एंगुलर एक्सेलरेशन हमने स्टडी करनी है। तो लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v और डेल्टा t। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम हम लोग a से मिलता जुलता अल्फ़ा लग देते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था लीनियर में, तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। रिलेशन इन दोनों का क्या है, ए एंड अल्फ़ा का, सिमिलर टू दिस वन, ए इज इक्वल टू अल्फ़ा आर, वो क्या था, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये था ए इज इक्वल टू अल्फ़ा आर। डिराइव किस तरह हो रहा है, ये आपने देखा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी थी, जिससे ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी हम लोगों ने लिखा हुआ है। वी एफ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को देखें तो, आर ओमेगा एफ, ठीक है, या ओमेगा एफ आर, ये बात समझ आ रही है, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर या आर ओमेगा है, तो वी एफ की जगह हम लोग आर ओमेगा एफ लिख सकते हैं और वी आई की जगह आर ओमेगा आई। अब इसके अंदर फर्दर सॉल्व करते हैं, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी इंटू आर। अब ये क्या बन गया है, अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो कि ये चीज़ है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, तो ए इज इक्वल टू अल्फ़ा आर, और यही हम लोगों ने ऊपर स्टार्ट में लिख लिया था। लेकिन याद रखें ये क्रॉस प्रोडक्ट है जब 90 डिग्री के एंगल पे हो, मोस्टली यही वाला केस हमारे लेवल पे है, जिस तरह के मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी कि सर्कल में है तो एक एंगल में ही एक्सेलरेशन चल रही होगी इसकी, तो वैसे होता है ए इज इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस आर, और क्रॉस का मतलब होता है साइन थीटा, और जब दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होंगे तो उनका बन जाएगा साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसलिए ए इज इक्वल टू अल्फ़ा आर इंटू 1, ए इज इक्वल टू अल्फ़ा आर। इस पंखे को देखें, जब ये हम लोग स्टार्ट करते हैं, बटन ऑन करते हैं, तो शुरू में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, बिल्कुल ज़ीरो से थोड़ी सी ऊपर होना शुरू होती है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इसके अंदर इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। एक वक्त आता है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, और उसके मज़ीद वेलोसिटी नहीं बढ़ रही होती, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन शुरू में बढ़ती रहती है, एक वक्त आता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन स्टॉप हो जाती है। ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब आ जाते हैं फोर्स की तरफ। लीनियर केसेस में फोर्स होती है और एंगुलर केसेस में टॉर्क होता है, हम लोगों ने कुछ इसका पिछले सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ भी है। फोर्स जब एक गाड़ी के ऊपर लग रही है तो वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में आगे जाएगी, इसको कहते हैं लीनियर मोशन, और इसका फार्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस लग रहा होता है, ठीक है, ये फोर्स लग रही है और ये इसका रेडियल डिस्टेंस है, फोर्स इनटू आर इसको हम लोग कह सकते हैं। और इसके नतीजे में होता क्या है कि एंगुलर फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग टॉर्क कह सकते हैं,
ठीक है, ये फोर्स लग रही है इधर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गाड़ी के टायर पे, ये इसका रेडियल डिस्टेंस है, तो इसके नतीजे में ये टॉर्क, एंगुलर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और ये टायर को आगे लेके जा रहा है, व्हील्स आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं। इस डायग्राम को देखें, जब फोर्स परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम टॉर्क होता है, और जब यूं यूं करके हम लोगों का हाथ नीचे आना शुरू करें तो यहाँ पे डिक्रीजिंग टॉर्क और यहाँ पे मिनिमम टॉर्क हो जाता है। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस। फोर्स का क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस एफ इनटू आर। रिलेशन क्या है फोर्स का और टॉर्क का या टॉर्क का, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन है, फोर्स इज इक्वल टू एम, ए को हम लोगों ने ओपन करें, ए इज इक्वल टू अल्फ़ा आर, क्योंकि हम लोगों ने एंगुलर के अंदर बात करनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर बात करनी है, तो इसके ए की जगह हम लोगों ने लिख लिया अल्फ़ा इंटू आर। दोनों साइडों को आर से अगर मल्टीप्लाई करें तो आर इंटू एफ, और इस साइड पे क्या आएगा, एम अल्फ़ा आर स्क्वेयर, और आर इंटू एफ क्या होता है, टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम, ये आर स्क्वेयर को हम लोग उठा के इधर ले आए, एम आर स्क्वेयर अल्फ़ा, और ये एम आर स्क्वेयर क्या चीज़ है, इसको कहते हैं आई या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप इन दोनों एग्जांपल को देखें, फोर्स इज इक्वल टू एम ए है, और एंगुलर के अंदर एंगुलर फोर्स को कहा जाता है टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। ये है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन लीनियर फॉर्म, और ये है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म। आई कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ठीक है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, लीनियर केसेस में किस पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर, और एंगुलर केसेस में किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिपेंड्स ऑन एम एंड आर स्क्वेयर। तो ये हम लोग ने थोड़ा सा ऊपर लिख लिया ताकि हमारे टेबल के अंदर चीज़ें सारी जमा होती जाएँ। टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा, टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, और आई की वैल्यू क्या है, एम आर स्क्वेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने नहीं भूलनी। अब आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी लीनियर। तो काइनेटिक एनर्जी जब लीनियर फॉर्म में हो तो वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, मास पे, हाफ एम वी स्क्वेयर। अब आप ज़रा जहन पे जोर दें, अगर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी तो वो किस पे डिपेंड करेगी, आई पे, और इसकी जगह क्या होना चाहिए, वी की जगह रोटेशनल वेलोसिटी जो कि ओमेगा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। अब आते हैं लीनियर मोमेंटम, पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी हमने पढ़ा हुआ है। अगर एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ेंगे तो अब आप देखें क्या होना चाहिए, ये एम इंटू वी है वो आई इंटू ओमेगा हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम एल। इसको एक और तरह भी लिखा जा सकता है अगर कंपैरिजन करना हो लीनियर मोमेंटम से। तो अगर लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम बनाना है तो लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय रेडियस। इन सारों को ऊपर कर लिया, कंबाइन कर लेते हैं ताकि नीचे थोड़ी सी जगह बन जाए। ये तीन इक्वेशनें आपने पढ़ रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इनको एंगुलर फॉर्म में करें तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी। इसको देखें, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो एस की जगह इसमें क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट थी। अब हम लोग कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो होती है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ, ए की जगह क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टी स्क्वेयर। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वेयर। इधर क्या होगा, 2 अल्फ़ा और एस की जगह थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वेयर माइनस ओमेगा आई स्क्वेयर। टॉर्क क्या होता है, आई इंटू अल्फ़ा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस तरह फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, उसमें मास बेसिकली इनर्शिया होता है। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई की वैल्यू क्या होती है, एम आर स्क्वेयर। सब चीज़ों के लिए नहीं, लेकिन बेसिक शेप इसकी यही है, बेसिक फार्मूला आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर है। तो काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल हो जाती है, वो जो लीनियर थी वो क्या थी, हाफ एम वी स्क्वेयर, यानी मास बेसिकली इनर्शिया था, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा क्या है, रोटेशनल वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम हमने क्या सीखा है, पहले हमने लीनियर मोमेंटम तो पिछले चैप्टर्स में सीखा हुआ है, पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है, जो उसका मास होता है वो उसके इनर्शिया डिपेंडेंट होता है। और एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एम क्या है, मास ऑफ इनर्शिया, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि एंगुलर मोमेंटम के केस में एल इज इक्वल टू आई ओमेगा बनाता है।
अब आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं जो कि शेप बदलने के साथ साथ और वेट बदलने के साथ साथ और डायमेंशन बदलने के साथ साथ होती हैं। उसके ऊपर आज गौर करेंगे, लेकिन पहले देख लें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किन चीज़ों पे करता है। नंबर 1, मास, शेप एंड साइज़ ऑफ बॉडी, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी मैं आपको एक तस्वीर की मदद से समझाता हूँ। और पोजीशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी एक तस्वीर की मदद से। इस तस्वीर में ये तीनों चीज़ें कवर्ड हैं। देखें, मास इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसलिए इनका फार्मूला भी डिफरेंट हो रहा है। इसी तरह शेप डिफरेंट हो जाए या साइज़ बड़ा छोटा हो जाए तो इनकी वजह से फार्मूले डिफरेंट हो रहे हैं। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको देखें, ये पूरी जो है ना एक चाय की बनाने वाली पतीली है। इसका देखें, एक साइड पे मास ज़्यादा, एक साइड पे मास कम है अगेंस्ट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक साइड पे ज़्यादा, एक साइड पे कम, तो एक इस पे डिपेंडेंट होता है। दूसरा, पोजीशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इस डायग्राम को देख लें, ये एक रॉड है, इस रॉड के सेंटर में थे अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो तब क्या आई की वैल्यू है, और अगर एक साइड पे, ये देखें इस पॉइंट के इस एंड के ऊपर है, सिरे के ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसकी आई की वैल्यू डिफरेंट होती है। इससे परेशान ना हो, अभी आपको बहुत जल्द ये सारी की सारी रट्टा लग जाएंगी। आई इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, इसके ऊपर हम लोगों ने सारी डिस्कशन करनी है। तो ये फिगर है आपकी बुक में, ज़्यादा खूबसूरत नहीं गिवन, लेकिन ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग जाते हैं रिंग और थिन वॉल्ड सिलेंडर के ऊपर। रिंग को आपने याद रखना है, हुप भी कहते हैं। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में या न्यूमेरिकल्स में या असाइनमेंट्स में जो है ना, रिंग के साथ साथ हुप का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाता है, या थिन वॉल्ड सिलेंडर। इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, बिल्कुल छल्ला सा होता है, इसकी कोई डेप्थ नहीं होती, यानी कि चौड़ाई कोई ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल पतली सी थिन शीट होती है। और ये अगर लंबे सिलेंडर की शक्ल में हो, लेकिन जो है सिर्फ छल्ले नुमा, बिल्कुल पतला सा, अंदर से बिल्कुल ही हॉलो हो, बहुत थिन इसकी जो है ना विड्थ हो, तो इसको कहते हैं रिंग या हुप या थिन वॉल्ड सिलेंडर। इसका फार्मूला, बेसिक फार्मूला है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। अब चलते हैं, अगर इसी चीज़ को हम लोग डिस्क की शक्ल कर लें, एक डिस्क या सॉलिड सिलेंडर कह दें, ये सॉलिड सिलेंडर है और ये डिस्क की शक्ल, तो इसका फार्मूला एम आर स्क्वेयर से चेंज होकर हो जाता है हाफ एम आर स्क्वेयर। ठीक है, हाफ एम आर स्क्वेयर, इसको डिस्क भी कह सकते हैं और सॉलिड सिलेंडर। हालांकि सॉलिड सिलेंडर देखें बहुत बड़ा है, लेकिन जो फार्मूला डिस्क पे लग रहा है वही सॉलिड सिलेंडर पे भी लग रहा है, क्योंकि बेसिक शेप एक जैसी है, इसकी बस चौड़ाई को बड़ा कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग थिक हुप, यानी कि बेसिकली जो रिंग या हुप था, थिक हुप या हॉलो सिलेंडर, ये इन दोनों के बीच की चीज़ है। ठीक है, ये इससे ज़्यादा चौड़ा है और बिल्कुल पूरा का पूरा कवर्ड नहीं है, बीच में से हॉलो भी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला इन दोनों का देखें मिक्सचर बन जाता है। ये क्या था, आई इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, ये था आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वेयर, तो इसका हो जाता है आई इक्वल टू हाफ एम, और ब्रैकेट के अंदर दोनों जो रेडियसेस हैं उनको शामिल कर लेना, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। हम अपनी डायग्राम थोड़ी डिफरेंट कर लेते हैं ताकि आपको ये R1 R2 की कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली ये देखें, ये अब हुप सिंपल हुप नहीं है, थिक हुप है, इसकी ये चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। और इसी तरह ये बिल्कुल सॉलिड सिलेंडर नहीं है, ये हॉलो सिलेंडर है। तो इसका फार्मूला होता है हाफ एम इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो सॉलिड सिलेंडर का था, ये क्या था, हाफ एम आर स्क्वेयर ये वाला, और थिन हुप का क्या था, आई इक्वल टू एम आर स्क्वेयर ये वाला। जबकि अभी ये क्या चीज़ है, ये या तो थिक हुप भी कहा जा सकता है या हॉलो सिलेंडर भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सॉलिड स्फीयर की तरफ। स्फीयर दो तरह के हो सकते हैं, या तो सॉलिड हो, बिल्कुल जिस तरह ज़मीन है, गोल है दुनिया, ठीक है, और जब ये गोल है तो इसके ऊपर नीचे वाले दोनों नंबर भी गोल मटोल से हैं। 2 भी देखें गोल मटोल सा होता है और नीचे 5 भी गोल मटोल सा है। 2 डिवाइड बाई 5 एम आर स्क्वायर, ये सॉलिड स्फीयर का, यही आपकी बुक में बताया गया, तो मोस्टली आपको यही आ सकता है। लेकिन अगर हॉलो का पूछ लें तो वो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2 डिवाइडेड बाई 3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्फेरिकल शेल या स्फेरिकल जो के हॉलो हो उसका फार्मूला है। अब आ जाते हैं सॉलिड रॉड की तरफ या मीटर स्टिक, यानी कि एक वन डायमेंशनल चीज़ है एक तरह से। इसका फार्मूला 1 डिवाइड बाई 12 एम एल स्क्वायर, यानी लेंथ की बात हो रही है, सिर्फ एक ही लेंथ है, सिंगल डायमेंशन है, और ये तब है जबकि सेंट्रल एक्सिस में से गुजर रहा हो। ठीक है, रॉड के आपको 2 तरह के सवाल आ सकते हैं, सेंट्रल एक्सिस में से तो 1 बाई 12 एम एल स्क्वायर, और अगर एक साइड में से गुजर रहा हो तो 1 बाई 3 एम एल स्क्वायर। ठीक है, ये अब देखें कि 1D सिंगल डायमेंशनल बिल्कुल पतला लंबा सा रॉड है। ठीक है, सेंटर में से गुजरा हो 1 बाई 12 एम एल स्क्वायर, जो साइड से टच होके जा रहा हो एक्सिस ऑफ रोटेशन साइड पे, 1 बाई 3 एम एल स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेट पे। बुक ने रेक्टेंगुलर प्लेट की शक्ल भी आप देखें स्क्वेरिश बनाई हुई है, तो सही नहीं बनाई हुई,
और इससे इतनी अच्छी तरह नहीं समझ आता, हम रेक्टेंगुलर ही प्लेट उठाते हैं। अब आप देखें 1/12 m, यहाँ तक तो यही फार्मूला है जो कि 1 डायमेंशनल के लिए था, लेकिन अब l नहीं है, l की जगह a है और b है। तो फार्मूले में क्या आ गया है, 1/12m इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगर देखें यहाँ इस तरह की रॉड होती तो रॉड का फार्मूला सिर्फ इतना, इस साइड वाली रॉड होती तो क्या होता, 1/12m ए स्क्वेयर, और सर या फिर अगर ये ना होती, सिर्फ इस तरह की एक रॉड होती पतली सी, तो होता फार्मूला उसका 1/12m बी स्क्वेयर। तो बेसिकली इन दोनों को कंबाइन किया गया है, प्लस करें, इसमें से कॉमन ले लें, 1/12m इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। रोलिंग डाउन ऑफ डिस्क, सिलेंडर एंड हुप रिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ये हुप कहते हैं जिसको रिंग भी कहा जाता है, और ये सिलेंडर जिसको डिस्क भी कह सकते हैं अगर इसकी डेप्थ कम हो। अगर इन दोनों को डाउन द स्लोप फेंका जाए तो कौन सा पहले पहुंचेगा, एक तो ये आपको समझ आनी चाहिए। और यहाँ पे इस पॉइंट पे इनकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन क्या होगी, वो भी आपको पता होना चाहिए। टॉप पे क्या होता है, बोथ ऑफ दीज हैव पोटेंशियल एनर्जी mgh। ऊपर तो इनके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अभी इनको छोड़ेंगे तो तब ये काइनेटिक एनर्जी इनकी बनती है। तो सिलेंडर यानी डिस्क और हुप या रिंग, ईच ऑफ देम हैज़ 2 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब चलते हैं 2 तरह की काइनेटिक एनर्जी, एक क्या है लीनियर जो कि यूँ बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दूसरा ये गोल गोल अपने एक्सिस के गिर्द गोल गोल भी घूम रहे हैं, जिसको काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कहा जाता है। जब ये बॉटम पे पहुंचते हैं तो उस टाइम पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये 2 एनर्जीज़ यानी काइनेटिक एनर्जी लीनियर और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल दोनों मौजूद होती हैं। तो पहले हुप की बात कर लेते हैं जिसको रिंग भी कहते हैं। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सारा का सारा लॉस हो जाएगा, सारी mgh लूज़ हो जाएगी। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला होता है, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का आपने इसी चैप्टर में फार्मूला सीखा है, आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई की वैल्यू क्या होती है, एम आर स्क्वायर। जो सबसे बेसिक फार्मूला है आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो है एम आर स्क्वायर, और वो अप्लाई होता है हुप के ऊपर या रिंग के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे आई की जगह उसकी वैल्यू डाल देते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हमें मिल रही है जो कि हम लोग लीनियर से मिला सकते हैं। v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है, ओमेगा भी स्क्वायर, तो इसका मतलब है v स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लोग v स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वो हम लोगों ने लिख दिया। अब ये देखें हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये दोनों मिलकर पूरा 1 एम वी स्क्वायर बना देंगे। तो एम जी एच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम को कट कर देंगे तो वी स्क्वायर हमारे पास आ जाता है इससे जी एच, और वी अगर निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ जी एच। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होती है जब ये बिल्कुल नीचे पहुँच जाता है तो वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एच होती है। अभी आ जाते हैं डिस्क सिलेंडर की तरफ, जब वो बॉटम पे पहुँचेगा तो क्या होगा। उसके लिए भी फार्मूला यही होगा कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी लूज हो जाएगी, और वो क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। यहाँ भी फार्मूला वही लगेगा, हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशनल का, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल का। अब आई की हमें वैल्यू इस सिलेंडर के लिए क्या होती है वो हम लोग सीख चुके हैं, हाफ एम आर स्क्वायर। हुप के लिए क्या आती है, सिर्फ एम आर स्क्वायर, जो बेसिक सबसे बेसिक फॉर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, लेकिन सिलेंडर के लिए हाफ एम आर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे हम आई की जगह वो डाल देंगे। अब यहाँ पे वही आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको वी की टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ओमेगा की स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, वी स्क्वायर। अब ये देखें हाफ और हाफ आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, 1/4। अब इनको कंबाइन करते हैं, एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया, हाफ प्लस 1/4। हाफ कितना होता है, 0.5, और 1/4 क्या होता है, 0.25, यानी दोनों मिला के 0.75, और 0.75 को फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 3/4। तो एम जी एच के अंदर से एम और एम वी आर के एम वी स्क्वायर में से भी एम काट देंगे, पीछे बचेगा जी एच इज इक्वल टू 3/4 वी स्क्वायर। अभी वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, 4/3 जी एच, और वी स्क्वायर को स्क्वायर रूट लेंगे और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी वी इज इक्वल टू 4/3 जी एच स्क्वायर रूट। तो ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी। अब इस चीज़ को ख़त्म करने से पहले इस टॉपिक को एक और कंपैरिजन आपको दिखा दूँ। हुप जो रिंग जब एट द बॉटम पहुँचता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच कन्वर्ट हुई थी हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल में और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में, और वैल्यू एक जितनी आई थी, यानी बराबर
काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी होती है और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी होती है। जबकि डिस्क के केस में या सिलेंडर के केस में आप देखें हाफ एम वी स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन क्या होती है, जो कि स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, और जो रोटेशनल है वो 1/4 एम वी स्क्वायर है, यानी क्वार्टर। ये कम है और ये ज़्यादा है। इसका मतलब है ये ज़्यादा स्पीड से नीचे मूव करेगा बनिस्बत हुप के, जो कि अपेरेंटली हमें लग भी रहा है कि जाहिर बात है इसका मास भी कम है, हॉलो है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगा। इसकी ट्रांसलेशनल या लीनियर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी बनिस्बत रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के। Formulas of centripetal force and centripetal acceleration. Centripetal force is the force which compels the body to move along a circular path and is always directed towards the center of circle. ये एक एथलीट है, ये इस बॉल को यूं घुमा रही है और बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रही है अंदर की तरफ वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ पुल कर रही होती है। इसी तरह गाड़ी जो टर्न पे टर्न कर रही होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर की तरफ खींच रही होती है। यही हाल अर्थ का भी है, जो ऑर्बिट कर रही है सन के अराउंड। ठीक है, सन जो उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगा रहा है वो उसको अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, जो उसको अंदर की तरफ खींच रही है। और इस डायग्राम से आप समझें सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ है, ये पॉइंट मास m है, तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रेडियस के या सेंट्रीपिटल फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री के ऊपर। अब आप देखें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं, mv²/r। फोर्स को हम लोग लिखते होते हैं ma, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू AC, MAC। एक्सेलरेशन को अब यहाँ से देखें क्या वैल्यू होगी, v²/r, इसलिए हम लोगों ने इसको अलग भी लिख लिया v²/r। अब ये I कैसे है, इस आप एक डायग्राम को देखें कि ये एक बॉल है जो कि रोटेट कर रहा है यूं करके। ठीक है, अगर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखी जाए, यानी कि अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए, और ये वाला VB जो है और ये VA है, ये VB भी अगर इधर ही हो, समझें बिल्कुल अभी जैसे ही ये आगे गया है इससे, तो उसी टाइम पे हम लोग पिक्चर इसकी ले लेते हैं। तो ये VA है और यहीं से समझ लें कि VB भी होगा। इसको यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, VA और ये VB। तो और इनका जो बीच में ये एरो है, ये वेक्टर बनाया है डेल्टा V, यानी चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और ये VA और VB इस केस में ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, यानी V उसको नाम दे देते हैं। अब इस ट्रायंगल को देखें और इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर होना है या डिस्प्लेसमेंट कवर होनी है, उसका फार्मूला हमें पता है S=VT होता है। लिहाजा इसका नाम हम लोग रख लेते हैं VT, और इसका नाम हमें पता है रेडियस R ऑफ द सर्कल है। अब अगर आप देखना चाहें कि डेल्टा V/V की वैल्यू क्या होगी, यानी डेल्टा V/V, ये वाली वैल्यू क्या है डेल्टा V, और इसकी वैल्यू हमने बताया है कि V है, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। डेल्टा V डिवाइडेड बाई V की वैल्यू क्या होगी, VT डिवाइडेड बाय R। ये इन दोनों का रिलेशन इस तरह डेवलप होता है, डेल्टा V डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू VT डिवाइडेड बाय R। और हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट करनी थी, और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी डेल्टा V डिवाइडेड बाई T हमें चाहिए, डेल्टा V डिवाइड बाई T चाहिए। तो इनसे डेल्टा V डिवाइड बाई T कैसे आएगा, डेल्टा V तो इधर मौजूद है, T को इधर ले आएंगे और इस V को उधर ले जाएंगे, तो इससे बन जाएगा डेल्टा V डिवाइड बाई T इज इक्वल टू V² डिवाइड बाई R। और यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, V² डिवाइड बाई R, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है M इंटू AC, और इससे ये फार्मूला बन जाता है। इस डायग्राम को आप देखें ताकि आपको क्लियर हो सके कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला एक बार फिर रिवाइज करें, mv²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसमें से निकलती है v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वेक्टोरियल फॉर्म है, जबकि आप उसका यूनिट वेक्टर r भी डायरेक्शन भी लगा देते हैं, वेयर r इज़ द रेडियस वेक्टर डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस जो होता है वो आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आता है, जबकि एक्सेलरेशन किस तरफ होती है, इनवर्ड होती है। रेडियस आउटवर्ड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनवर्ड, यानी दोनों ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट ही डायरेक्टेड हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि -v²/r² इंटू आर वेक्टर, और इसको जो हम लोग एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω² इंटू आर। क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू RW होता है, तो V/R क्या होगा, ओमेगा। और ये इनकी एक फॉर्म आप याद रख लें कि वेक्टर फॉर्म में इस तरह होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और एंगुलर फॉर्म में ये होती है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल -mv²/r², और
एंगुलर फॉर्म में क्या है, माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर वेक्टर। Centrifugal force is the reaction force of centripetal force and is directed away or outward from the center of circle। यह आप डायग्राम देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगती है और रिएक्शन फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड्स लगती होती है। इस डायग्राम को समझें। ये वो सर्कल है के अंदर जो है, जो ऑर्बिट के अंदर कोई भी एक एटम या किसी भी किस्म का प्लैनेट मूव कर रहा है, तो इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रही होती है वो होती है mv²/r। हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जाएगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ से अंदर की तरफ डायरेक्ट हो रही है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इज डायरेक्टेड अवे और आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। कि अगर ये मैं इधर तो नहीं बनाता, इधर ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ से आउटवर्ड्स जा रही होती है, यहाँ से उस तरफ आउटवर्ड्स जा रही होती है। और इसका फार्मूला देखें क्या है, mv²/r इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। बैंकिंग ऑफ रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो रोड्स के किनारे होते हैं उनको बैंक कहा जाता है, तो वो ऊंचे क्यों किए जाते हैं। और वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा एक साइन बोर्ड लगा होता है स्पीड का, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है ताकि टर्न सेफली लिया जा सके। ये आप देखें, ये एक रोड है, ये इसका बैंक है, यानी इसको ऊंचा किया गया है। यानी कि किसी रोड का जो बेंड आ रहा है उस मौके पे इस रोड को राइट साइड से उठा दिया जाता है। कितना, किसी भी ख़ास एंगल थीटा के ऊपर। ठीक है, और अब ये गाड़ी है, अब गाड़ी देखें, गाड़ी प्लेन के नॉर्मल उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है रोड की, वो हम लोग कह लेते हैं नॉर्मल फोर्स को कह देते हैं एफ़। और अगर इसके ऊपर एक बिल्कुल वर्टिकल ड्रॉ किया जाए तो अब आप देखें कि ये वाला जो एंगल है, ये ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये थीटा का एंगल बनता है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा बना रहा होगा। अब देखें, ये एक कंपोनेंट है फोर्स, ये मेन फोर्स है। इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अभी चूंकि ये इस प्लेन में है, थीटा इस तरफ है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ बनेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, एफ कॉस थीटा। और इस गाड़ी का वेट बिल्कुल नीचे एक्ट कर रहा होगा, तो वेट कितना होता है हमें पता है, वो है mg। अब एक तो ये हो गया। अब गाड़ी की कोई वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन थोड़ी हो रही है, तो एफ कॉस थीटा mg के बराबर है, लिहाजा गाड़ी ऊपर की तरफ नहीं जा रही। लेकिन ये सर्कल में ज़रूर रोटेट करेगी अपनी फोर्स की मदद से। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। कैसे, आप देखें, ये इसका एक कंपोनेंट हो गया, इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला, या यूँ भी कह सकते हैं ये वाला, वो कितना होगा, एफ साइन थीटा। और जाहिर बात है, आपको हमने पढ़ाया रखा है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो सर्कल बन रहा है जिस रोड का, उसका सेंटर इस साइड पे है, तो ये फोर्स हम लोग कह रहे हैं कि एफ साइन थीटा। और ये कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फार्मूला पता है, mv²/r होता है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। और हमारे पास ये भी हमें पता है कि कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन तो नहीं है, ये हम लोगों ने एज्यूम भी किया हुआ है, और एक्चुअली भी ऐसे ही होता है क्योंकि गाड़ी ऊपर थोड़ी चली जाती है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r ऊपर लिखा, और नीचे इनके डिवाइडेड बाय एफ कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय mg। अब कौन कौन सी चीज़ कट हो रही हैं, एफ यहाँ से कट जाएगा, एम यहाँ से कट जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को कहते हैं टेंजेंट थीटा, और ये बन जाएगा v²/gr। हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, स्पीड v इस टर्न की, कि सेफली कितना स्पीड तक जा सकता है मैक्सिमम। तो v² इज इक्वल टू gr टेन थीटा हो जाएगा जब हम इसको अरेंज करेंगे। और v की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gr टेन थीटा। और ये जो स्पीड निकलेगी, जो एंगल आपने जितना मिस्त्री ने या रोड बनाने वाले ने सड़क बनाई है, जिस एंगल पे उसको उठाया है, उस थीटा की मदद से आप टेंजेंट थीटा निकाल लेंगे। जी आपको पता है 9.8। अब ये आर क्या बला है, आर का तो अभी तक जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, तो ये देखें, जब गाड़ी यहाँ से टर्न करेगी भी किसी भी बैंड पे, तो वो एक सर्कल सा बना रही होती है। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस जो होता है, ठीक है, वो आर कहलाता है। आर इज़ द रेडियस ऑफ द बैंड। तो अब आपको कम से कम सड़क का बैंड जो है, अगर आप लोगों को सड़क का बैंड बनाना आ जाए और अब कहा जाए कि इस बैंड की मदद से कैलकुलेट करें कि
कितनी स्पीड मैक्सिमम यहाँ पे गाड़ी की होनी चाहिए, तो वो इस फार्मूले की मदद से आप मेजर कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि अप्लाई किया जा सकता है, लिहाजा आपको इस किस्म के न्यूमेरिकल आएंगे। द रियल एंड अपेरेंट वेट, ये एग्ज़ाम्पल बहुत फेमस है लिफ्ट की। ये बंदा लिफ्ट में है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, देखें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रही है। ऐसी सूरत हाल में आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा बड़े बड़े मॉल्स में, जब आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आप ज़्यादा भारी भारी महसूस कर रहे होते हैं, मज़ा भी नहीं आ रहा होता, तो आपका वेट ज़्यादा शो होता है। जो भी चीज़ यहाँ पे लटकाई हुई है, फ़िश लटकाई हुई है इसने, तो ज़्यादा वेट महसूस हो रहा होता है। जबकि दूसरी सूरत हाल में जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही होती है तो आपको अक्सर थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा होता है, दिल हल्का हो रहा होता है, दिल बैठ रहा होता है, ठीक है, एंजॉय कर रहा होता है। जिस तरह के आप बहुत सारी रोलर कोस्टर में चले जाएं, उसमें चले जाएं, या गाड़ी किसी जंप के ऊपर से नीचे की तरफ आए तो थोड़ी देर के लिए बंदा हवा में हो जाता है, तो इस केस में वेट कम हो जाता है। इसको आपको 4 पिक्चर्स की मदद से समझाता हूँ, ठीक है। ये 4 केसेस हैं। एक, जब लिफ्ट के अंदर आप गए हैं, आपने कोई बटन नहीं दबाया, लिफ्ट सिर्फ खड़ी हुई है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो आपका वेट होगा, नॉर्मल वेट, वही बस जो है ना इसके अंदर टेंशन होगी तार के अंदर, ठीक है। तो टेंशन इज इक्वल टू वेट हो जाएगी। अब अगर आपकी लिफ्ट को आप ऊपर की किसी मंजिल की तरफ लेकर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रही होगी, तो अब आपका जो टोटल टेंशन होगी ऊपर वायर के अंदर, वो होगी आपका वेट प्लस जो एक्सेलरेशन इनटू मास आपका ऊपर की तरफ हो रहा है, तो वो टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस ma हो जाएगा। और इसको यूँ भी कह सकते हैं, टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू g प्लस a। अगर नीचे की तरफ लेफ्ट आ रही हो तो हम बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं, हल्का हल्का महसूस कर रहे होते हैं, लेस देन नॉर्मल वेट हो जाता है। तो इस सूरत हाल में हो जाएगा, टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर आ रही होती है वो mg माइनस ma है, और इसको टेंशन इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस a भी कह सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता ऊपर से आपकी केबल टूट जाए तो तब आप और लिफ्ट दोनों, और जो भी चीज़ अंदर आप कांटे से वज़न कर रहे थे, तो वो सब के सब क्या करेंगे, फ्री फॉल करेंगे। और फ्री फॉल की सूरत हाल में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है, और टेंशन जो है इज इक्वल टू आपका वेट माइनस mg, जो एक्सेलरेशन जिससे जो है लिफ्ट नीचे जा रही है या उसकी जो केबल ऊपर से जा रही है, तो ये t इज इक्वल टू mg माइनस mg, यानी टेंशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसको एक और डायग्राम के साथ समझाएंगे, लेकिन एक दफ़ा इसको रिपीट कर लें। नॉर्मल वेट क्या होता है, जब लिफ्ट कहीं ना मूव कर रही हो, टेंशन इज इक्वल टू वेट के इक्वल होती है। जब आपकी ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही हो, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो जा रही हो, तो टेंशन इज इक्वल टू वेट प्लस ma, के ऊपर की तरफ कितनी एक्सेलरेशन है उतनी ma के हिसाब से ऐड ऑन हो जाएगी। अगर नीचे की तरफ आ रही हो तो टेंशन इज इक्वल टू वेट माइनस ma हो जाती है, और जब नीचे की तरफ आ रही हो तो टेंशन इज इक्वल टू 0 होती है। एक और डायग्राम से इसको देख लें ताकि याद दहानी हो जाए। लेकिन जब लिफ्ट कहीं नहीं मूव कर रही तो टेंशन इज इक्वल टू वेट होती है, जब नीचे की तरफ आ रही है तो आप हल्का महसूस करते हैं, तो टेंशन इज इक्वल टू वेट माइनस ma होता है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वेट ज़्यादा महसूस करते हैं, तो टेंशन इज इक्वल टू वेट प्लस ma होता है। और अगर खुदा न खास्ता रस्सी टूट गई है तो तब आपका टेंशन कितनी होगी, उसके अंदर टेंशन इज इक्वल टू 0, यानी फ्री फॉल हो रहा होगा। द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल ग्रेविटी, देखिए स्पेस में जितनी भी सैटेलाइट्स गई होती हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी की ज़रूरत होती है। तो अब ऐसी स्पेस शटल्स जो हों उसको कितनी फ्रीक्वेंसी से घुमाया जाए, ठीक है, कि वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करें। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इनकन्वीनियंस ड्यू टू वेटलेसनेस, जरी बात है ऊपर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको मुश्किल हो रही होती है, इनकन्वीनियंस हो रही होती है वेटलेसनेस की वजह से, जो पानी पीने लगते हैं वो हवा में चला जाता है, या खुद बॉडी भी हिल रही होती है। तो स्पेस स्टेशन माइट बी बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज व्हील्स, लंबे व्हील की शक्ल में बनाना होता है विद हॉलो रिम्स। आपने देखा ना गाड़ी के बीच में रिम लगा होता है लोहे का, तो वो हॉलो होना चाहिए, खाली खोली सा होना चाहिए। तो पूरा तो खाली कर नहीं सकते, कुछ जगहों से जोड़ देते हैं लेकिन बाकी खाली रखा जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है कि आप ओवरकम करें वेटलेसनेस को। अच्छा, इनको रोटेशन में रखा जाता है, रोटेट किया जाता है, ठीक है। सो द आउटर रिम विच एक्ट्स एज फ्लोर, क्योंकि इसके अंदर अभी देखें और रिम, एक ये बाहर वाला है रिम और एक ये अंदर वाला है, तो आउटर रिम जो है फ्लोर के तौर पे एक्ट करेगा, और जो भी बॉडी होगी वो इसके साथ टच होगी। would have to apply a radial centripetal force to the occupants or any objects inside to keep them moving in a circle। तो इसको जब रोटेट करेंगे तो जो भी कोई अंदर बंदा होगा, एस्ट्रोनॉट्स होगा, वो इसकी तरफ टच होके रहेगा, और उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो कि अंदर की तरफ को लग रही होगी। अब रोटेट स्पेस स्टेशन विद व्हाट फ्रीक्वेंसी, कितना घुमाना है इसको कि
ये जो बंदे हैं प्रॉपर ग्रेविटी महसूस करें जैसे कि ज़मीन पे करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? mv²/r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है v²/r। और v को अगर हम खोलें, v = r ओमेगा होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा r² ओमेगा² डिवाइडेड बाय r। अब यहाँ से r² में से स्क्वायर इस r से कट गया तो पीछे बच गया r ओमेगा²। और हमें एक्सेलरेशन कौन सी चाहिए? बिल्कुल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरह चाहिए, ताकि जिस तरह ज़मीन पे वो कंफर्टेबली काम कर सकते हैं तो उनको उसी तरह की ग्रेविटी महसूस हो रही हो। तो AC की जगह हम लोग G लिख लेंगे। अब टू फाइंड फ्रीक्वेंसी वी नीड टाइम पीरियड, यानी आपने पढ़ा हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल T यानी टाइम पीरियड। तो पहले हम लोगों ने टाइम पीरियड ढूंढना है, लेकिन 1 रेवोल्यूशन डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। एक रेवोल्यूशन कितनी होती है? 2πr, ठीक है ना। सर्कल की एक रेवोल्यूशन कितना होता है? सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr। ये हमारा डिस्टेंस होता है, और हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू vt होता है। ठीक हो गया जी। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट इन करते हैं। पहले इसको ज़रा रीअरेंज कर लिया। t, चूँकि टाइम पीरियड मालूम करना है, t इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई v। अब s की वैल्यू क्या है? मैंने ऊपर बताई है 2πr, तो 2πr डिवाइडेड बाई v, और v की वैल्यू हमें पता है r ओमेगा। अब 2πr डिवाइडेड बाई r ओमेगा से क्या बन जाएगा? 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा। टाइम पीरियड मैंने आपको पहले बताया इज इक्वल टू 1/f, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? 1/f इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा। रीअरेंज करेंगे, ओमेगा उधर जाएगा और ये f उठ के इधर ऊपर आएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। अब हम क्या करेंगे? ओमेगा की वैल्यू को पुट करेंगे g इज इक्वल टू r ओमेगा² के अंदर। ओमेगा की वैल्यू 2πf को g इज इक्वल टू r ओमेगा² के अंदर पुट करेंगे, यानी इस ओमेगा की जगह पे। तो क्या वैल्यू बन जाएगी? g इज इक्वल टू r इंटू ये ओमेगा की वैल्यू है 2πf, इसका स्क्वायर। वैल्यू बन गई g इज इक्वल टू r इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर f का स्क्वायर। हमें इसको रीअरेंज करना है। f² की वैल्यू हो जाएगी g डिवाइडेड बाय r इंटू 4π²। तो हमें चूँकि फ्रीक्वेंसी चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इधर तो आ जाएगा f और इधर आ जाएगा, ये देखें ये 4π² था और नीचे की तरफ था, तो 1 डिवाइडेड बाय 2π हो जाएगा इससे, और इसका हो जाएगा g डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर रूट। टाइम पीरियड का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है फॉर सिंगल पेंडुलम 2π√L/g। ये फार्मूला उसका तकरीबन इन्वर्स है, ठीक है, क्योंकि ये आप देखें टाइम पीरियड 2π√L/g। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी का करेंगे तो ये 2π क्या हो जाना चाहिए? 1 डिवाइड बाई 2π, और स्क्वायर रूट के अंदर g ऊपर आ जाएगा और नीचे l आना चाहिए, लेकिन l नहीं r आएगा। तो ये देखें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा 1 डिवाइड बाई 2π स्क्वायर रूट g डिवाइडेड बाई r। ये इसका ऑलमोस्ट ऑपोजिट बन रहा होता है। द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल वेलोसिटी के एक ऑर्बिट के अंदर किसी भी प्लैनेट की, किसी भी सैटेलाइट की क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो हमारी ज़मीन के ऊपर से हमें बिल्कुल सीधा नज़र आ रही हो, कि बिल्कुल हर टाइम हमारी ज़मीन के ऊपर ही है, जगह चेंज नहीं करी, यानी कि वो एक ऐसी वेलोसिटी से घूम रही है कि हर टाइम हमारे उस एरिया के ऊपर ही है जहाँ पे हम मौजूद हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई R, यानी कैपिटल G क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ मेन बॉडी डिवाइडेड बाय R। ये डायग्राम देखें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला मज़ीद क्लियर हो जाता है। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, RE यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, और इनका स्क्वायर रूट। ये निकलता किस तरह है? देखें, आपने फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला G m1 m2 डिवाइडेड बाई r² पढ़ा था। ये कि G तो हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है, m2 जो भी कोई छोटा मोटा मास ऊपर पड़ा हुआ है डिवाइडेड बाई r²। और जो इसके गिर्द बॉडी घूम रही होती है उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है, ये भी फोर्स है वो भी फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। अब इन दोनों में कौन कौन सी चीज़ कट सकती हैं? r² से कट गया, m से कट गया, और बाकियों को रीअरेंज करेंगे तो v0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट gm/r बन जाता है। v इज इक्वल टू gme/r स्क्वायर रूट। इससे हमें पता लगता है कि g और me तो कांस्टेंट होते हैं, जिस तरह मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g भी कांस्टेंट है। तो v किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r के। यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी वो बेसिकली डिपेंड करेगी कि आप सेंटर से कितना दूर हैं या कितना करीब हैं, उस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करेगी।
अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स फास्टर व्हेन क्लोजर टू द प्लैनेट, जब करीब होगी तो तेज़ होगी, जब दूर होगी तो स्लो होगी। ये देखें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की मिसाल कि हमारी जो ज़मीन हिल रही है बिल्कुल उसके साथ साथ ऊपर जो सैटेलाइट भी है वो भी घूम रही होती है, यानी इसी हिस्से को हर टाइम पे ये वाली सैटेलाइट कवर कर रही होगी और इसके साथ वाले थोड़े से हिस्से को। और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की जो हाइट है ये आपको याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आ जाती है 35,800 किलोमीटर। और अगर आपकी पूरी दुनिया को कवर करना है तो जीपीएस सिस्टम में आपको पता है टोटल 24 सैटेलाइट्स होती हैं, तो एक टाइम पे कितनी सैटेलाइट्स ऑन हो तो आपके पूरे ग्लोब का कवर कर सकती हैं। टोटल 3 सैटेलाइट्स आ रही हों, क्योंकि तीनों 120, 120 और 120 डिग्री का एरिया कवर कर रही होंगी। मैं वीडियो के बीच में स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करता कि सब्सक्राइब करें या लाइक करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ वो डिस्टर्ब होते हैं बल्कि अपना फोकस भी लूज़ कर जाते हैं। अलबत्ता वीडियो के आखिर में ज़रूर याद करा दूँ कि अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर किया करें, ये आपके उस्ताद के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं। खुश रहें और राब्ते में रहें।